बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कीजिए, अपने प्यारों को वक्त दीजिए। शहर में कंपैरेटिवली मौसम जो है वो हम देखते हैं शाम में कुछ बेहतर भी हो जाता है, लेकिन आप क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, जून का महीना है, सो आप थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। डिहाइड्रेशन के अदरवाइज़ मसाइल हो जाते हैं। सो हम इस पे शोज़ भी करते रहते हैं ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सकें। आज के शो का हम आगाज़ कर लेते हैं, ख़बरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ जी हम सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे मेहमान भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। एंड यस, जिनकी बर्थडे है उनको तो विश करना ही है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी बढ़ते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। खबरें क्या हैं? अकबर चौक फ्लाईओवर तेजी से बनेगा, एलडीए को 3 अरब कर्ज जारी। मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती का प्लान फाइलों में बंद, डॉक्टर्स बैरून मुल्क जाने लगे। फैसला ये किया गया है कि जो मरीज हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं पुलिस मुलाजमीन के, उनके अहल खाना की भी स्क्रीनिंग होगी। खबरें आप जान चुके हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब। थैंक यू सो मच खोखर साहब। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। शहर में जारी तरक्याती मनसूबे, जिनमें शाहदरा पर भी काम हो रहा है, यहाँ लाहौर ब्रिज पर भी काम हो रहा है, समनाबाद में भी काम हो रहा है। इसके अलावा अकबर चौक की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ डिले देखने में आ रहा था। इशू ये था कि फ़ंड्स जो थे उनका कोई इशू आ रहा था। सो कुछ आपको मनाजिर दिखा देते हैं, इसके फिर इस पर बात करेंगे। जी दिखाइए। सो नाज़रीन, अकबर चौक फ्लाईओवर तेज़ी से बनेगा, एलडीए को 3 अरब कर्ज जारी कर दिए गए हैं। खोखर साहब, अब रुकावट तो कोई नहीं है? जी बिल्कुल। इस हवाले से मैं कहूँ कि जो शाहदरा का जो अंडरपास या फ्लाईओवर बन रहा है उसकी ज़रूरत थी, जो अमामिया कॉलोनी का बन रहा है उसकी भी ज़रूरत थी, लेकिन अकबर चौक के पास ही मेरा घर है, मैं रोज़ाना उधर से गुजर कर आता था जाता था। अकबर चौक में सिर्फ एक इशू था कि वहाँ पर ट्रैफिक वार्डर की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत थी, वहाँ पर फ्लाईओवर या अंडरपास की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एलडीए ने ये जो प्रोजेक्ट किया है ये पैसों का ज़िया है, इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन अब क्योंकि शुरू हो चुका है, अब 3 से मुकम्मल होना चाहिए, अब इसको रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। अब अकबर चौक फ्लाईओवर पर फंडा था, महकमा खजाना और एलडीए के दौरान पैसे नहीं मिल रहे थे। अब महकमा खजाना ने जो है 3 अरब रुपया बतौर कर्ज जो है कल एलडीए को जारी कर दिया है और वो वापस करेगा एलडीए उससे और इस वाले अपने रेवेन्यू से। और इस वाले से अब जो अकबर चौक फ्लाईओवर पर काम है वो 23 से जारी होगा और हुकूमत ने डेडलाइन भी दी है कि 14 अगस्त तक जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है ना मुकम्मल करना है और उम्मीद है कि 14 अगस्त तक जो है ना मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा खोखर साहब, अब इशू तो कोई नहीं है एज सच, तो रुकावटें, और सीएम साहब खुद भी बहुत एक्टिव हैं इन चीज़ों को लेकर। सो अब जो तरक्याती काम चल रहे हैं, सीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि उसमें रुकावट कोई नहीं बर्दाश्त की जाएगी, जल्द अज जल्द। अब हम देखते हैं कमिश्नर साहब भी बड़े एक्टिव हैं, डीसी साहिबा भी टाइम टू टाइम। सो आपकी पूरी मशीनरी मुतहरिक है, तो आपको लग रहा है कि जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है उस पर मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल, टाइम फ्रेम मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने काफ़ी सख्ती की हुई है और खुद भी मीटिंगें करते रहते हैं इस हवाले से। और इंतजामिया हमारे कमिश्नर लाहौर जो है वो बड़े एक्टिव हैं और टाइम फ्रेम के अंदर ही जो मुकम्मल हो जाएगा। उसका फ़ायदा होगा कि जब प्रोजेक्ट तरक्याती प्रोग्राम वक्त पर मुकम्मल होते हैं तो उनके समरात जो है आवाम तक पहुँचते हैं और उसके फिर रिटर्न जो है ना वो भी आते हैं। लिहाजा इसलिए प्रोजेक्ट जो अगर डिले होता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान पता क्या आना होता है, उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठेकेदार कहता है जी सीमेंट की कीमत बढ़ गई है, सरिये की कीमत बढ़ गई है, तो डॉलर के साथ रेत की कीमत बढ़ गई है, मट्टी की कीमत बढ़ गई है, इसलिए वो सारा कुछ की कीमतें बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो ना प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और ठेकेदार पर काम रोक देता है। सिग्नल फ्री होने जा रहा है रूट, फायदा क्या होगा? बिल्कुल सिग्नल फ्री होना कि जिला अस्पताल तक जो है ना लोगों को सिग्नल फ्री जो है ट्रैफिक मिलेगी, अकबर चौक पर ट्रैफिक नहीं रुकेगी, ये फायदा होगा आवाम को। और फिर इधर से फैसल टाउन की तरफ जो सड़क जाती है वो भी सिग्नल फ्री हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, सिग्नल फ्री हो जाएगी, लेकिन खोखर साहब सिग्नल फ्री के भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं। अगर यहाँ पे भी डिले रहे तो इश्यूज जो हैं वो सामने आते हैं। सो इस पे फिर आपकी ट्रैफिक पुलिस का किरदार भी तो आता है कि उन्होंने ट्रैफिक को भी मेंटेन रखना है। जी बिल्कुल, इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस जो है उसको चाहिए कि वो अपने जो प्लानिंग, असल में बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस की प्लानिंग जो है ना वो नाकस है। आप लंदन की जाकर सड़कें देखें, वो लाहौर से कम चौड़ी हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ज्यादा एक्टिव है और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर
बेहतर है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लानिंग बेहतर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक नहीं रुकती है। लेकिन इशू ये है ना खोकर साहब, हम यहाँ पे रोड्स को शादा भी करते चले जा रहे हैं, आपके सामने फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं, अंडर पासेस भी बन रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक का मसला जूं का तूं है। उसकी वजह ट्रैफिक पुलिस जो है ना, उसकी मैनेजमेंट जो है ना, उसमें खामियां है उसमें, और ट्रैफिक वार्डन की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। आप किसी भी चौक में चले जाए ना, तो वहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, ट्रैफिक वार्डन साइड पर खड़े होकर गप्पे लगा रहे हैं। हमारे यहाँ लाइन और लेन की पाबंदी का कोई वो भी, रिवाज नहीं तो वो है, किसने करानी है? ट्रैफिक कवानीन पर वो किसने करानी है? वो किसने करानी है? ट्रैफिक वार्डन ने करानी है। ट्रैफिक वार्डन साइड पर खड़े होकर गप्पे लगा रहे होते हैं। ठीक है खोकर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। 3 अरब का कर्ज जारी किया जाएगा। दुर्रे नायाब, अकबर चौक फ्लाईओवर की बात हो रही है। सो अब मुझे बताइएगा, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में रुकावट तो कोई नहीं है? अब ये काम हमें जल्द, और जो डेट डिक्लेयर की गई है उस तक, पाया तक, मील तक पहुंच जाएगा? दुर्रे नायाब, आप सुन पा रहे हैं? जी दुर्रे नायाब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरे ख्याल से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बहुत अहम प्रोजेक्ट है, और अगर हम इस रोड की बात करें तो थ्रू आउट हम देखते थे कि यहाँ पर ट्रैफिक का मसला रहता था। सो दुर्रे नायाब, बताइएगा, एलडीए को अब 3 अरब कर्ज जो है वो जारी होगा। सो अब रुकावट तो नहीं इस प्रोजेक्ट में कोई, ये जल्द पाए तक, मील तक पहुंच जाएगा? लाइन में शायद कोई इशू है। जी दुर्रे नायाब, सुन पा रहे हैं तो कहिए। सिग्नल्स का कोई इशू है। सो अगर हम आज और कुछ दिन पहले रूटीन में देखें तो जो जितने यहाँ पे सिग्नल से आपको एक सिग्नल तक पहुँचते पहुँचते 3 दफ़ा वो सिग्नल बंद हो जाता था, और उस पर एक इशू ये था कि जी आपके पास सबसे बड़ा मसला ये था कि आपको वहाँ पर गदागरों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आती थी, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना था। सो सिग्नल फ्री होने से ये होगा कि ट्रैफिक स्मूथली चलेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, तो इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। अब इस पे काम भी तेज़ी से जारी है। जहाँ इस प्रोजेक्ट पे तेज़ी से काम जारी है, वहीं खोकर साहब लाहौर ब्रिज भी एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि जब से हमने देखा गुलाब देवी बना था उसके बाद लाहौर ब्रिज पे ट्रैफिक। सो बाकी तरक्याती मनसूबों को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से बाकी तरक्याती मनसूबे भी जो है ना, वो उन पर भी काम तेज़ी से जारी है। लेकिन इसके लिए ये है कि हुकूमत को जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाती है, फ्लाईओवर या अंडरपास, तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। पोस्ट प्रोजेक्ट और प्री प्रोजेक्ट दोनों की प्लानिंग होनी चाहिए कि जब प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सीवरेज, टेलीफोन की लाने, बिजली की लाने किस तरह बिछेगी, सारी प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ तो सर काम अधूरा छोड़ देते हैं, जो काम हुआ, टेलीफोन लाइंस जो गड़े खोदे हैं उनको भी कोई फिल नहीं करता। और उससे पहले जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उससे पहले भी प्लानिंग होनी चाहिए। और इस वाले से जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें टीपा और जो ट्रैफिक है उसको दरमियान में बिठाए, फिर आप अपना प्रोजेक्ट प्लान करें। पूरी जो है ना, आप जब प्लान तैयार करें, मनसूबा तैयार करें, तो उसके लिए प्लान तैयार करना, जिसको नक्शा कहते हैं, नक्शा तैयार करने से पहले ट्रैफिक पुलिस और टीपा दोनों से क्लियरेंस लें, फिर जाकर ट्रैफिक नक्शा तैयार करें। ठीक है जी, 14 अगस्त इसकी डेडलाइन दी गई है। पीकेएलआई को इंडोमेंट फंड के लिए 5 अरब जारी किए गए हैं। सो इस पर क्या कहना चाहेंगे पीकेएलआई को जो फंड जारी? ये वज़ीर आला पंजाब ने विजिट किया था पीकेएलआई का, और वहाँ पर उनके प्रोजेक्ट जो है देखे थे, जिसके बाद जो है महकमा खजाना ने कल पीकेएलआई को 5 अरब रुपया जो है एंडोमेंट फंड के मद में जारी किया है। वो एंडोमेंट फंड जो है पीकेएलआई इन्वेस्ट करेगा, सरमायाकारी करेगा, उससे जो मुनाफा आएगा उससे मरीजों का फ्री इलाज करेगा। ये तरीकाकार रखा है, और इसलिए महकमा खजाना ने 5 अरब दे दिया पीकेएलआई को। अच्छा जी खोकर साहब, ओल्ड पीएनडी बिल्डिंग 11 मंजिला टावर के लिए 5 अरब 80 करोड़, कमिश्नर ऑफिस की तज़ीन और आइश के लिए 29 करोड़ पे रिलीज, ग्रांट आईडेप को दी जाएगी, इस पर भी मुझे बताइए। जी बिल्कुल, जो ओल्ड पीएनडी बिल्डिंग है वहां पर पहले 6 महकमे होते थे, अब तो बाकी जो महकमे थे पंजाब गवर्नमेंट के, मैं बताता चलूँ कि जो मेन सेक्रेटरीट है वहां पर 7 महकमे हैं, जो ओल्ड पीएनडी बिल्डिंग है उसमें 6 महकमे थे, बाकी महकमे जो थे वो कोई जे रोड, कोई जेटर रोड, कोई फैसल टाउन, कोई मॉडर्न टाउन, कोई गुलबर्ग, पूरे शहर में फैले हुए थे। अब वो किराए की बिल्डिंगों में ज्यादा डिपार्टमेंट बैठे हुए थे। अब वो जो ओल्ड पीएनडी बिल्डिंग है उसको गिराकर आईडीएफ को जो 5 अरब 80 करोड़ पे जारी किया गया है कि 11 मंजिला टावर बनाए, और 11 मंजिला टावर ताकि जो किराए की बिल्डिंग जारी किया गया है कितना जरूरी है, और इनसे क्या रेवेन्यू जनरेशन में भी कोई मदद? नहीं, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, इससे कंस्ट्रक्शन का काम होगा। अच्छा ठीक है, और वो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे और 11 मंजिला टावर बनाएंगे, और जो किराए की बिल्डिंगों में बैठे हुए सरकारी दफातर है ना, वो 11 मंजिला टावर में शिफ्ट कर दी जाएंगे। सही। सो ओवरऑल जो है इससे बेहतरी ही देखने में आएगी।
ठीक है जी, शहर में जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उन पे भी हमने बात कर ली, क्योंकि जो रुकावटें थी वो ऑलमोस्ट जो है वो हम देख रहे हैं ख़त्म हो रही हैं। और आज समनाबाद से भी मेरा गुजरना हुआ तो ऑलमोस्ट वहाँ पे भी काम जो है तकमील के आखिरी मराहिल में है और जल्द ही उसको जो है आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस तरह शादरा पे भी काम चल रहा है, लाहौर ब्रिज का भी ऑलमोस्ट तकमील के आखिरी मराहिल में है। सो रह गया था अकबर चौक, जहाँ पर डिले आ रहा था, फंड्स का इशू आ रहा था, वहाँ पर जी अब 3 अरब का कर्ज जो है वो जारी किया जाएगा, जिससे तमाम तर रुकावटें जो हैं वो दूर भी हो जाएंगी। ये शहर के जो तरक्याती मंसूबे हैं ये पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह ट्रैफिक मसाइल भी हल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल से रोड सेंस, रोड यूज़र में भी आना बहुत ज़रूरी है। सो अपनी जिम्मेदारी समझिए, अगर आप रोड पे हैं लाइन लेन की पाबंदी का ख्याल रखिए, जिम्मेदार शहरी होकर आप ड्राइविंग कीजिए, आप भी महफूज रहेंगे, आपके साथ जुड़े दूसरे लोग भी। अगली खबर की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे पास खबर है जी, हेपेटाइटिस में मुब्तला पुलिस मुलाजिमीन के अहले खाना की स्क्रीनिंग के दौरान 200 हेपेटाइटिस सी, 1800 हेपेटाइटिस बी में मुब्तला पाए गए। ये बात हो रही है जी पुलिस मुलाजिमीन की। आईजी साहब खास से इस पे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। खोखर साहब, इसका तरीक़ेकार क्या होता है स्क्रीनिंग? बिल्कुल, इस वाले से जो है ना, ये आईजी साहब ने हुक्म दिया था कि पूरे पंजाब के तमाम मुलाजमीन के अंदर टेस्ट कराए जाए, मेडिकल टेस्ट कराए जाए, जिस पर ये टेस्ट के दौरान जो है ना डायग्नोज हुए हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। मैं समझता हूँ कि जो पुलिस मुलाजमीन है ना, ये मेरी इनसे इस हवाले से हमदर्दी है कि ये इनकी ड्यूटी बड़ी सख्त होती है, पहली बात। दूसरा, इनकी 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है। फिर अगर किसी मज़ारे पर या सड़क पर इनकी ड्यूटी लग जाती है यहाँ पर, तो वहाँ पर जब तक वो मज़ारा या सड़क खुलती नहीं, ये बेचारे वहीं खड़े रहते हैं। तो जिसकी वजह से एक तो इनकी ये कि इनके सैकों मसले पैदा हो जाते हैं, नफसियाती मसले पैदा हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और इतनी मिनिमम इनकी सैलरीज होती है कि उसमें ये अपनी स्क्रीनिंग वगैरह। अब इनकी जो स्क्रीनिंग हो रही है, इनके जो डायग्नोज हो रहे हैं मुख्तलिफ, साहब इनको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ऐसी बिल्कुल, अब इनको हुकूमत को चाहिए कि इनको हेल्थ इंश्योरेंस का स्पेशल पैकेज दे और तमाम मुलाजमीन का जो इलाज है वो फ्री हो, वो सरकार तो मुलाजमीन के लिए, पुलिस मुलाजमीन के लिए अलग से हॉस्पिटल्स भी तो हैं। नहीं, अस्पताल इनके लिए नहीं है, अस्पताल नहीं है, सरकारी सर्विस अस्पताल से इलाज कराते हैं। तो इनके लिए चाहिए कि इनका जो इलाज है वो सरकार कराए बस। सही, ताकि क्योंकि तनहा तो थोड़ी तनहा में आप हेपेटाइटिस सी के टीके लगवाने या हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाने, या दूसरा कि हार्ट का पेशेंट हो जाता है या दूसरा कोई पेशेंट हो जाता है तो उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो इनका सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज कराया जाए, या दूसरा ये कि इनको हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशल स्कीम दी जाए जहाँ पर इनका इलाज हो। ये इलाज जो है जो भी दोनों सूरतों में अस्पताल इलाज कराएं या गवर्नमेंट इलाज कराएं, सरकार का जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुलाजिम की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो आईजी साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि स्क्रीनिंग कराई गई है, इससे कबल कोई तरीकेकार नहीं है कि हर एहलकार की 3 महीने बाद 6 महीने बाद फील्ड में काम करने वालों? इस तरह नहीं था, फौज में होता है, फौज में होता है, लेकिन इस तरह पुलिस में नहीं था। फौज में होता है, उसकी बुनियाद पर फिर उसको मेडिकल आउटफिट करके ना उसको रिटायरमेंट पर भेज देते हैं, लेकिन पुलिस में नहीं था, पुलिस में अब शुरू किया गया। सही, मुझे अब ये बता दें कि ये जो पुलिस एहलकार हैं इनकी तनख्वाहों के पैकेज क्या होते हैं? अब जब इनकी फैमिलीज के लिए भी ये चीज़ ऐलान की गई है तो पुलिस मुलाजमिन को रिस्क अलाउंस तो मिलता है जो दूसरे मुलाजमिन को नहीं मिलता, पुलिस मुलाजमिन को रिस्क अलाउंस मिलता है। फिर इनको जो अगर शहीद हो जाए तो शहीदा पैकेज भी मिलता है, इनके बच्चों को या बीवी को सरकारी नौकरी भी मिलती है, और शहीद होने पर 1-1 करोड़ रुपया भी मिलता है। और आईजी साहब ने अब जो शहीद हुए मुलाजमिन है उनके बच्चों को घर देने का भी सिलसिला शुरू किया कि उनके लिए घर का भी बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि उनको उनके ग्रेड के मुताबिक घर भी दिए जाए। ये अच्छा कदम आईजी साहब जो कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। आईजी साहब की जानिब से ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है, पुलिस की फलाह के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किए जा रहे हैं। तो अब आ जाए जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास है, यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत है, बुजुर्ग खवातीन लंबी कतारों में परेशान हैं। खोखर साहब, ये यूटिलिटी स्टोर्स के हालात कब बदलेंगे? जी बिल्कुल, ये खबर हमारी है और ये कि यूटिलिटी स्टोर पर आटे की किल्लत पड़ गई है। हाँ तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट है उसके पास जो स्टोर है, मतलब फूड डिपार्टमेंट के जो गले हैं या पास्को है, उसके पास गंदम मौजूद है और गंदम अगले साल की भी उन्होंने स्टोर करके रखी होती है, ये ताकि किसी भी सूरत हाल में जो यानी कि जब कहत पड़े तो वो गंदम इस्तेमाल कर सके। तो हुकूमत को चाहिए कि वो गंदम जो है फ्लोर मिलों को जारी करे ताकि फ्लोर मिलों का जो कोटा है गंदम का वो बढ़ा दिया जाए, और जो उनको जो फ्लोर मिलों को
सस्ते दामों सब्सिडी पर जो है ना गंदम दी जाए, ताकि आटा आगे सब्सिडी पर लोगों को मिल सके और आटे की कीमत कम हो सके। हुकूमत को इस हवाले से जिम्मेदारी है, ये स्टोर की जिम्मेदारी नहीं है। फायदा कौन उठाते हैं? मिल मालिकान का इसमें रिस्पॉन्सिबल है? जी नहीं, इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि फूड डिपार्टमेंट के एक्शन करे और जहाँ उनका कोटा बढ़ाए, ज्यादा उनको गंदम दी जाए। फूड डिपार्टमेंट एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते हैं ना कि मिल मालिकान जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, और इसके लिए फिर डीसी जो किस लिए है या फूड डिपार्टमेंट टीमें तश्कील दे जो फ्लोर मिले मनमानी करें या बदमाशी करें या गुंडागर्दी करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है। सो यूटिलिटी स्टोर पर हालात कंट्रोल की जाने, विफाक के अंडर आता है यूटिलिटी स्टोर। सो वहाँ पर ये हालात हैं, ना सिर्फ आटा बल्कि दूसरी अशिया भी जो हैं वो हम देखते हैं कि अगर आपको सब्सिडी पे दी जा रही हैं तो उसके लिए आपको अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ता है और फिर जाके आपको अंदर पता चलता है जो चीज़ आप लेने आए हैं वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। दूसरी तरफ आ जाए जी, ईद की आमद है और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ईद करीब आते ही प्याज का निर्ख बनने लगा है, फलों के जो हैं वो दाम भी बढ़ गए हैं। लहसुन, अदरक, प्याज, ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि आप कुछ भी बना रहे हैं आपको इसकी ज़रूरत रहती है और ईद के करीब इसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। खोखर साहब जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया है कि जो है ये सब्जियों की कीमत बढ़ गई, ईद आई है। हाँ। मुझे ये बताएं कि कब सब्जियों की कीमत नहीं बढ़ी। हाँ। मुझे ये बताएं कब दूसरी चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ी, कब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, कब ग्रासरी की कीमत नहीं बढ़ी, कब कपड़े दवाइयों की कीमत नहीं बढ़ी, कब जो है ये स्टोरों की जो चीज़ें किचन की जो चीज़ें इस्तेमाल करने की कीमत नहीं बढ़ी, कब बच्चों के जो दूध है, फीडर है, पेपर है, उनकी कीमत नहीं बढ़ी। हुकूमत हर मामले में जो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है और मैं कहता हूँ कि नून लीग ने इस वक्त अपनी मुखालिफ जो जमात है पीटीआई उसको सफाया कर दिया, खत्म कर दिया, सीट से हटा दिया। वरना नून लीग के जितना लो उनका आ गया था ग्राफ, इस वजह से लोग इतने खिलाफ हो गए कि नून लीग की हुकूमत है और नून लीग जो है ना महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। लोगों का मसला आपको बताऊं कि सेक्रेटरीट में अगर या फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर 10 अरब का फ्रॉड हो जाए तो उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे इस बात से गर्ज है कि मुझे सस्ता दूध मिला जाए, मुझे सस्ता आटा मिला जाए, मुझे सस्ती बिजली मिली जाए, मुझे सस्ता पेट्रोल मिला जाए, मुझे सस्ती दवाइयां मिली जाए। ये आम बंदे का इशू है। आम बंदे का इशू वो नहीं है कि फ्रॉड हो जाते हैं और नया पकड़ कर लेगी या डीएफ से फलां को पकड़ कर लेगी। ये बंदे किसी आम बंदे का इशू नहीं है और हुकूमत जो आम बंदे की इशू मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। सजेशन क्या है आपको? क्या अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहर्रिक करनी है, एसी साहिबान मुतहर्रिक? बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए जाए, चीज़ों की कीमतें मुकर्रर की जाए, उन जो चीज़ों की हर चीज़ की कीमत मुकर्रर की जाए, उसका ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि कोई उसको ब्लैकमेलिंग ना कर सके, कीमत ना बढ़ा सके, फिर लोगों को सस्ती सब्सिडी वाली चीज़ें दी जाए। इसका ये हल है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये ईद तक तो खोखर साहब कंट्रोल नहीं होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ईद करीब आते ईद तमाम, तो इसका आप ये भी नहीं कर सकते कि प्याज वगैरह ज़्यादा लेके स्टोर कर लें। मौसम इस तरह का है ना, आगे वैसे ही हब्स वाला मौसम भी शुरू हो जाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला होगा। लेकिन रिक्वेस्ट है जी ये डीसी साहिबा से कि ज़रूर इस पर जो है वो काम करें, अपनी टीम को मुतहरिक करें और शहर में जो हैं दुकानें जितनी भी हैं वहाँ पर जाके इस चीज़ पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, यकीनी बनाया जाए ताकि इस महंगाई में भी लोग सुकून का सांस ले सकें। अगली खबर है जी, मानसून के लिए वासा की तैयारियाँ, सूबाई वज़ीर हाउसिंग को ब्रीफिंग दी गई है। सो मानसून से कबल हमेशा देखते हैं हम ड्रेनों की सफाई की जाती है। सो खोखर साहब, इस मानसून में हम शहर में फिर तो नहीं देखेंगे हर जगह पानी जमा हो रहा है? मैं कोई पिछले 20 साल से या 30 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि वासा ने ये इंतजाम कर दिए, वासा ने ये इंतजाम कर दिए, मानसून पर मीटिंग होगी जो होगी, मानसून का अब पानी का ये बंदोबस्त कर दिया। लेकिन जब भी बारिशें होती हैं बिजली ट्रिप हो जाती है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है और सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, मेन होल का जो पानी है वो बाहर आ जाता है। लाइनें इतनी बुसीदा ना पुरानी है सारा सीवरेज सिस्टम, तो वो तो इशू रहेगा। अगर वासा की तरफ से सफाई कर भी ली जाएगी तो ये इशू रहेगा। हमें इस पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आप वेट कर रहे होते हैं क्योंकि हम कहते हैं 11:05 पर हमने आपकी बर्थडे अनाउंस करनी है। तो आज बर्थडे किसी है? मियाँ माज बिलाल की आज बर्थडे है, रोहान अली की, राहिम की, मोहम्मद की, फातिमा की, खिजर की और इसके बाद जी अहमद की भी आज सालगिरह है। अबीर मलिक, अमल, दाऊद और शहरोज़ सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इसके साथ साथ एक स्पेशल बर्थडे हमारी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की एंकर पर्सन है जी, आप उन्हें न्यूज़ पढ़ते हुए देखते हैं शाम के टाइम में।
अमरीन खान जो कि न्यूज़ एंकर होने के साथ साथ आर्किटेक्ट भी हैं। सो आज अमरीन की भी सालगिरह है। अमरीन को भी हम सालगिरह की बहुत मुबारकबाद सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इसके साथ साथ सिटी एट 10 टीम की जानिब से सालगिरह की बहुत मुबारकबाद हो। अमरीन, आने वाले दिन आपके खुशहाली के हों, आप सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अभी एक और लिस्ट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जिनकी बर्थडे है जी संडे को और मंडे को, पिक्चर्स भिजवा दें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपकी पिक्चर्स भी इस तरह ऑन एयर की जाएंगी, आपकी बर्थडे को स्पेशल बनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं जी, मौसम कैसा रहेगा वीकेंड पे, टुडेज़ वेदर देखते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं कोमल, उनसे जानते हैं आज का मौसम कैसा होगा और इसके साथ साथ संडे को मौसम कैसा रहेगा। जी कोमल, ओवर टू यू। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सुबह के औकात में ही हमने देखा था कि सूरज ने किरणें तेज कर ली थी शहर लाहौर के बाद से। इस वक्त भी गर्मी से काफ़ी सताए हुए निढाल नजर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। हवाओं का सिलसिला जो है वो कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि हल्की सी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन जो गर्मी है वो जूं की तूं है। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर का मौसम गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम के औकात में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो हल्की फुल्की सी रिमझिम के हवाले से भी माहिरीन ने पेशगोई की है, जिसके बहुत कम चांसेस मौजूद हैं। जून के महीने में गर्मी ने भी अपना जोबन दिखाना है, जून ने जुनून तो दिखाना है, तो शहर लाहौर के वासियों को बहुत सारा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बात की जाए लाहौर में आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर के हवाले से, तो आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर जो है वो 39 तक जाएगा। शहर लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी खासतौर पर शहर लाहौर के वासियों की सेहत पर बहुत से मुज़र असरात का बायस बनती है और गर्मी बढ़ने की वजह से शहरियों को पानी की तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम अक्सर आप ये कह लें कि बेएहतियाती में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं और अक्सर कहा भी जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो इसी तरह की जो सिचुएशन हमें देखने में नज़र आती है कि ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी आपकी सेहत पर मनफी असरात का बायस बनता है। तो कोशिश करें, एहतियात करें और गर्मी को जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ गुजारें क्योंकि गर्मी की सेहत पर जहाँ पर हम मनफी असरात देखते हैं वहीं हम ये भी देखते हैं कि इससे और भी बहुत सी बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह इस वक्त 97 रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के ओवरऑल वैसे तो फ़िज़ाई आलूदगी फिर भी बेहतर है, फिर भी शहरों को हिदायत की जाने कि शहरी जो है वो अपनी एहतियात ज़रूर करें। थैंक यू कोमल, आपने फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से भी बताया, एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ बाहर के मौसम के बारे में भी हमें कोमल ने बताया। आज जी वंस अगेन जिनकी सालगिरह है अब्दुल्ला की और इसके बाद जी मेहर ज़का की, मलिक तैयब, फ़िज़ा, फ़ातिमा, मोहम्मद अंस, मोहम्मद आमिर, अमान की सालगिरह है, रायान अहमद की सालगिरह है, मोहम्मद ताहा की सालगिरह है और एहसन की भी सालगिरह है। आज आप लोगों को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, ये तो थी अपडेट, आप तक पहुंचा दी क्योंकि शहर में ये चीज़ें जो मसाइल से रिलेटेड हो रही होती हैं आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमने आगे बढ़ना है और आपको बताने हैं आज के भाव। देखना ये है, जैसे कि अभी हमने अपने न्यूज़ सेगमेंट में डिस्कस किया था कि सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं और बुनियादी सब्जियां, क्योंकि ईद की आमद है, आपके मिसाला जात की जो सब्जियां होती हैं उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। अभी प्याज की कीमत में इजाफे की हमने बात की, टमाटर की। आज की रेट लिस्ट ओपन मार्केट, आपके घर के करीबी बाज़ार जो है वहाँ पर क्या रेट लिस्ट है। हाफिज़ दिलावर की तरफ जाएंगे, ओवर टू यू दिलावर। बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 55 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 70 रुपये तक प्याज जो है फरोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 40 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 55 रुपये 60 रुपये टमाटर जो है फरोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो 740 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 820 रुपये तक अदरक जो है फरोख्त हो रहा है। लहसन की कीमत की बात की जाए तो 195 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 250 रुपये तक लहसन जो है फरोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 110 रुपये तक सब्ज़ मिर्च जो है फरोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 85 रुपये तक आलू जो है फरोख्त हो रहा है। लीमू की कीमत की बात की जाए तो 185 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाजार में 200 रुपये तक लीमू जो है फरोख्त हो रहा है। भिंडी की कीमत
की बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 115 रुपये तक भिंडी जो है फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की कीमत की बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये तक बैंगन जो है फ़रोख्त हो रहा है। बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 40 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 50 रुपये तक बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। टिंडों की कीमत की बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 105 रुपये 110 रुपये टिंडे जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। खीरों की कीमत की बात की जाए तो 74 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 85 रुपये 90 रुपये खीरे जो हैं फ़रोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच हाफिज़ दिलावर ने हमें बताई सब्जियों की कीमतें। सो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आज आपने क्या बनाना है और अपना बजट किस तरह से डिसाइड करना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ बात करेंगे स्टाइल पर, हम कुछ बात करेंगे ट्रेंड्स पर, हम कुछ बात करेंगे जी कि आजकल ऑब्वियसली आगे शादियों का सीज़न भी आ रहा है, तो वो लोग जो कि अपनी शादियों की तैयारियां कर रहे हैं उनको हम बताएंगे कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं, आप उसको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, कलर्स क्या क्या हैं। हमारे साथ स्टाइलिस्ट फोटोग्राफर खबर रियाज साहब मौजूद हैं, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल एक स्टाइल स्टेटमेंट होती है, हर बंदा उसको फॉलो करना चाहता है, लेकिन हर बंदे की स्टाइल स्टेटमेंट आजकल अलहदा है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। सो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आप उस बंदे से पूछ रही हैं जो खुद एक ही ट्रेंड में रहता है। मतलब मेरा आउट ऑफ द बेड जो सीन होता है वही होता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक चलता हूँ। जो कपड़े मैंने पहने हुए सोते हुए वही पहन के मैं मीटिंग पे चला जाता हूँ, वही पहन के मैं शूट्स पे चला जाता हूँ। इसकी क्या स्पेसिफिक रीज़न है? और फिर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि लोगों के लिए अब ट्रेंड से ज़्यादा उनका जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी स्टाइल है ना, कंफर्ट जोन, उसमें हाँ जो भी उसका कंफर्ट जोन है या जिसमें वो कंफर्टेबल है वो चीज़ अपना रहे हैं लोग। और नौजवानों का अपना एक स्टाइल है, लेकिन वो भी वेरी करता है कौन से इलाके की बात हो रही। लाहौर में एक अलग ट्रेंड चल रहा होता है, पेशावर में अलग है, कोयटा में अलग है। नौजवान तो आजकल बड़े, अगर आप लड़कों को देखें शलवार कमीज़ कैरी कर रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने एक नया स्टाइल ऐड कर लिया है। अगर पैंट शर्ट कैरी कर रहे हैं तो उसमें भी एक नया स्टाइल ऐड कर लिया है। सो वो ट्रेंड टाइम के साथ उसको अपडेट करना कितना ज़रूरी होता है? इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने खसला डाली हुई है कि वो हर वक्त चेंज मांगता है और अपने आप को समझे कि अटेंशन गेन करने के लिए इंसान बहुत कुछ कर जाता है। लेकिन कामयाब वही लोग रहते हैं जो अपने स्टाइल के मुताबिक चलते हैं। जब आप किसी को मरूब करने के लग जाते हैं तो फिर इस चीज़ को पकड़ के जो डिज़ाइनर्स हैं और जो एडवर्टाइजिंग वाले हैं वो उस कॉम्प्लेक्स को लेकर अपने बिज़नेस को चमकाते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो हमेशा वो कहते हैं कि दिस इज़ मी एंड एक्सेप्ट इट और नॉट। लेकिन जो अगर आप और कुछ लोग होते हैं जो कपड़े इस तरह पहनते हैं वो कहते हैं कि मुझे देखो, मतलब लुक एट मी, और एक होते हैं डोंट लुक एट मी, दिस इज़ मी, एक्सेप्ट इट और नॉट, दिस इज़ माई स्टाइल। तो जिनका अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल होता है उनकी एक ग्रोथ ऑर्गेनिक होती है माशरे में। सही, इंडिविजुअल स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आजकल हर किसी को लगता है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी जो है ना, जहाँ कहीं महफिल में जाए। आजकल क्या, ये तो खैर इंसान जब से दुनिया में है तब से चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे डिफरेंट भी लगे और सब उसी को देखें, उसके जोड़े को देखें, उसके स्टाइल को देखें। सो इसके लिए मुझे ये बता दें कि आप डिफरेंट ट्रेंड को फॉलो करना चाह रहे हैं और सबसे अलग दिखना चाह रहे हैं। ये मुश्किल है आजकल बहुत, क्योंकि हर किसी में फैशन सेंस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। उसकी वजह ये कि जब से ये सोशल मीडिया का नेटवर्क आया है तो उससे जो लोग हैं वो ग्लोबली जो है फैशन ट्रेंड्स के साथ जुड़ गए हैं। अब वो फॉलो करते हैं ब्लॉगर्स को, फैशन के जितने जो भी ट्रेंड्स ऑन गोइंग चल रहे होते हैं उनको देख रहे होते हैं, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल चुका है। आप जैसे फील्ड के जो माहिरीन लोग हैं उनके लिए मुश्किल नहीं हो जाता जब लोग आते हैं, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड है, चाहे वो स्टाइल से रिलेटेड है, चाहे कपड़ों से अपनी डिमांड्स रखते हैं, तो एक आपके पास बहुत चैलेंजिंग सी वो सामने आ जाती है। हर किसी की अपनी अपनी डिमांड होती है। जितनी मर्जी डिमांड्स के साथ लोग आए, जितना मर्जी वो स्टाइलिस्ट के पास आए, एंड पे उन्होंने वही करना है जो उनको सूट कर रहा है, जो जिसमें वो समझते हैं कि वो इस तरह ही अच्छे लेंगे। अब मेरे पास कई बच्चियाँ आते हैं तो मैं अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल या हेयर कट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनको वो फिर वही अच्छा, आपने हेयर स्टाइल और हेयर कट की बात की तो मुझे बता दें ट्रेंड में आजकल चल क्या रहा है? मेरे मुताबिक मैं तो इस चीज़ को देखता हूँ कि मेरे मुताबिक मुझे क्या सही लग रहा है विजुअली देखने में,
मेरे हिसाब से वो ट्रेंड है। मुझे नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है, दैट इज़ अनदर स्टोरी, पर मेरे घर के अंदर या मेरे जो लोग आते हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको समझ आ नहीं, मैं जाता उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं करता, मैं अपनी डिमांड के मुताबिक करता हूँ कि मुझे देखने में अगर कोई एक इंसान मेरे घर में आया है, चाहे वो कोई भी जेंडर है, तो मैं उसको ऊपर से नीचे तक गौर कर लेता हूँ कि कहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है और कहाँ पे चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। मैं पहली बात तो ये कि जो एक होता है ना, चीज़ों को मिनिमलिस्टिक करने की कोशिश करता हूँ ताकि असल जो प्रॉब्लम है नज़र आना शुरू हो। तो मैं अक्सर औरतों के ख़ास तौर पे जूते देख रहा होता हूँ, फिर उनके मेकअप, उनके हेयर स्टाइल से मुझे पता लग जाता है कि वो इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है और इसकी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये एक बड़ा एंटरटेनिंग चीज़ होती है मेरे लिए और मैं उस तरह से देखता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे नहीं फॉलो कर रहे होते, फिर मैं उनसे कहता हूँ आप मेरे पास क्यों आए, आप अच्छा, अब ये भी है ना, कुछ लोग बज़िद होते हैं कि मुझे अब शॉर्टकट चाहिए, बाल तो चाहिए, मैंने बस इसको फॉलो करना है, ये पिक्चर है, मुझे इस तरह के बाल चाहिए। तो वही बात है ना कि लोग आते तो मेरे पास से सिर्फ मेरे नाम का एक ठप्पा लगाना चाह रहे होते हैं कि जी हमने उनसे बाल कटवाए या उनसे बनवाए या उनसे मेकअप करवाए, और इन दी एंड वो कोई पिक्चर ले आते हैं और कहते हैं हमें ये चाहिए। तो फिर उनको फिर दूसरे सेक्शन में कर दिया जाता है जिसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं, दिस इज़ मी और दिस इज़ खाबर यार। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं क्योंकि बिजनेस भी तो करना होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आपका स्टाइल स्टेटमेंट ये है कि कोई ट्रेंड आप फॉलो करना नहीं चाहते हैं, जो किसी पे सूट कर रहा है वही है। लेकिन अब मुझे ये बता दें, गर्मियों का मौसम है, प्रेफर क्या करते हैं? अगर हम स्पेशली हेयर कट की बात करें तो किस तरह के आप अकॉर्डिंग एज एक तो मुझे औरतों के लंबे बाल रखने से नफरत है, बाल खोलने से नफरत है, क्योंकि वो बाल खोल के वो एक और तरफ चल पड़ती है। अच्छा। वो समझती है कि शायद उसका मुंह जो है वो राउंड पे है और इस तरह उसके बाल खुले होंगे, तो वो सॉरी टू से दैट वो अट्रैक्ट करना चाह रही होती लोगों को। लेकिन मेरे बस में हो तो मैं, जो इंटेलिजेंट लड़की होगी वो ये करेगी कि अपने हमेशा हाई पोनी करेगी और वो आपके साथ 1-to-1 गुफ्तगू कर रही होगी और ऐसे यूं देख रही होगी कि आपकी आंखों में। तो मेरी कोशिश होती है कि हाई पोनी कर दो या उनको बाल बांध दो किस तरीके से, या उनको बाल शॉर्ट कर दो इससे, ताकि उनकी जो एक स्ट्रक्चर है वो अच्छा मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। फेस के अकॉर्डिंग भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, अगर आपका फेस चौड़ा है तो आपका हेयर कट ऐसे होना चाहिए, लंबा है तो ऐसा होना चाहिए। जी, हमारे यहाँ जो चीज़ बहुत सेफ समझी जाती है इसमें, वो लड़कियाँ बहुत लेयर्स में अपने टेक्सचर कट करवाती हैं, तो उसके लिए वो बार बार ब्लो ड्राई भी करती हैं। अभी बाल तो कट गए हैं लेकिन उसके बाद वो ब्लो ड्राई भी लगा जी बाल बहुत अच्छे कटे हैं, लेकिन जब आप बेड से बाहर निकलें सुबह के टाइम, तो अगर वो हेयर स्टाइल आपको आपके अकॉर्डिंग टू योर हेयर टेक्सचर सूट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में आप एक कामयाब स्टाइलिस्ट हैं या हेयर ड्रेसर हैं। सही। अच्छा जी, इसके बाद हेयर के बाद आ जाए मेकअप पे। लोग बहुत ज़्यादा आजकल, सो मेकअप को लेके आपकी स्टेटमेंट क्या है, किस तरह का स्टेटमेंट ये है कि मेकअप का सामान इतना महंगा हो जाना चाहिए कि औरतें मेकअप करना बंद कर दें। उसकी रीज़न क्या है? ताकि उनकी उनको जो अपनी मेकअप अपनी पर्सनैलिटी पे करना चाहिए वो अपने चेहरे पे ना करें। सही। मुझे लग रहा है कि आपके पास तो जो लोग आते होंगे वो आपकी बातों से ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि आजकल तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि बस कोई हमारे पास कस्टमर आया है तो इसके ऊपर इसकी डिमांड के मुताबिक सब कुछ चढ़ा दें। आप तो हर चीज़ को कह रहे हैं कि ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ना। हाँ। मेरे लिए फैशन वो जो आपके अंदर से निकल रहा है, ठीक है, जो आपके ज़ुबान से निकल रहा है। फैशन ये नहीं कि आप खुद एक इश्तेहार बने में जब लोग मुझे मिलते हैं तो कई दफ़ा आके पूछेंगे साहब किधर हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं खाबर याद हूँ। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं आप इतने सादा से और ये सब कुछ है। मैं तो कपड़े इस्त्री भी नहीं करता, वैसे ही पहन के आ जाता हूँ। लेकिन जो आपका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होता है वो आपको डिपेक्ट करता है कि आप हैं कौन और आपका क्या है, और आप विजुअली कितने कलरफुल हैं या आप कितने वाइब्रेंट हैं। तो हम जो आर्टिस्ट होता है सही मायने में वो अपने एनवायरनमेंट से पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो अब आपकी स्टाइल स्टेटमेंट हो गई कि कम मेकअप होना चाहिए, ख़वातीन की पर्सनालिटी पे मेकअप होना चाहिए या मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं, अगर आप खुद से खुश हैं हाँ। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप दिखावे के तौर पे कर रही हैं तो इसका मतलब फिर वो आप नहीं है, कोई और है। अब आजकल तो हर कोई दिखावे के लिए करना चाहता है ना, आजकल हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। खूबसूरत जो बनना चाह रहा है उसको कैसे खूबसूरत बनाते हैं? तो एक और बड़ा है चीज़ कि जी रंग गोरा, ये बकवास में बहुत सुनता रहता हूँ। जो भी औरत है अगर गोरी भी तो वो कहेंगे जी इसको और ब्राइटर किस्म की शेड्स लगाएं, ये करें वो करें।
तो ये सबसे बड़ा कसूर माओं का है, जो बच्चों के दिमागों में डालती हैं कि जी रंग गोरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जो बच्ची जो भी आती है तो उसकी पर्सनैलिटी कहीं दूर जो जिसकी ग्रोथ होनी चाहिए तो कहीं कहीं और चली जाती है, और वो एक्सटर्नल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाती है। और उसी कॉम्प्लेक्स को लेकर फिर कंपनियां जो है वो फेयर क्रीम्स बनाती हैं या जो भी बनाती हैं। तो माशरे में आप किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते, लोगों को ब्लेम करना हाँ, वो चाहिए। लोगों अगर का ड्रामे गलत बन रहे हैं या सास बहुओं के झगड़ों में बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग देखना चाहते हैं वो चीज़, ठीक, कन्फ्लिक्शन देखना चाहते हैं। तो हम अगर सीधी सी बात है, महंगाई है, ठीक है, तो फिर आपको लगता है चीनी महंगी है तो आप चीनी ना पिएं, कोई मर तो नहीं जाएंगे ना आप। तो जब आप नहीं पिएंगे तो ऑटोमेटिकली कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो ट्रेंड्स इस तरह चलते हैं और इस तरह एक इनकलाब आता है। सही। अब मुझे ये बता दें कि वो तो आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बयान कर दिया। सो मेकअप असल में अगर आप करते हैं किसी चेहरे पे तो आपकी प्रायोरिटी होती क्या उसको लेकर? मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं सबसे पहले तो देखता हूँ कि कितना मेकअप करना है एंड वेयर शुड आई, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है एंड हाउ टू स्टॉप एंड वेयर टू स्टॉप, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा होता है कि मोर इज़ लेस, जबकि औरतें चाह रही होती हैं कि लेस इज़ मोर। सॉरी उल्टा हो गया। हाँ। मेरा मतलब ये कि मेरे लिए लेस इज़ मोर है, उनके लिए मोर इज़ लेस है। हाँ। तो मेरे दो डिपार्टमेंट हैं इसी फिलॉसफी के ऊपर, लेस इज़ मोर और मोर इज़ लेस। तो जिसने उधर जाना है उधर जाए, जिसने उधर जाना है वो मेरे पास आ जाए। हाँ। इसका मतलब कि मैं डिसाइड करूँगा। अगर कई एक दफ़ा ब्राइड्स आती मेरे पास तो वो मैं उसको कई दफ़ा बेस भी नहीं लगाता, और कई दफ़ा मैं उसको कोई शाइनर लगा देता हूँ और हल्का सा मस्कारा लगा कर और रेड लिपस्टिक लगा के और अच्छे से बाल। आई थिंक हेयर इज़ द न्यू मेकअप। बाल अच्छे बने होने चाहिए, बालों से ही हर चीज़ उठती है। और तो अब औरतों में ये चीज़ सेंस आ गई है। शुक्र है कि वो जो स्ट्रेटनिंग और ब्लो ड्रायर वाला ज़माना गया। अब आप जो भी आपके बाल हैं मैसी हैं फलाने, वो ट्रेंड में ज़्यादा है, बिकॉज ऐसा ऐसा फैशन में चीज़ें बहुत वो आ रही हैं जिसमें आपका कंफर्ट देखा जा रहा है और आपको कॉम्प्लेक्स से भी बाहर निकाला जा रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग, जो कि डिज़ाइनर डेवलप कर रहे हैं और लोगों के दिमागों में इंजेक्ट भी कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। मैसेज तो मैंने फिर उस लड़की को जब मेकअप करके उसको जोड़ा पूरा पहनाया तो बेसिकली आई एम ए स्टाइलिस्ट, ठीक है। तो उसने कहा कि आपने तो मेरा मेकअप कोई ख़ास किया नहीं, और ये मैंने कहा तुम ये देखो तुम प्यारी लग रही हो, कहती जी लग रही हूँ। तो मैंने कहा मेरा काम हो गया। बिल्कुल सही। और जब वो स्टेज पे गई तो लोगों ने तो, और मेरे ख्याल से समझने की भी इसी चीज़ को ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की कि मेकअप के बाद आपका अपना ही चेहरा लगे, वो कोई एक और चेहरा ना लगे, हाँ, डिफरेंट ना लगे, एक्चुअली आप जो हैं वही नज़र आए। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है कि जो आप हैं वही नज़र आए, वो ना नज़र आए जो आप हैं नहीं, और वो ना दिखाएं जो लोग देखना चाहते हैं। सही। सो ये जी आज का मैसेज भी है। और आप अगर स्टाइल कैरी करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली आप किस तरह कर सकते हैं, ख़ावर रियाज साहब ने वो भी बता दिया। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बड़े शहरों में इश्यूज़ भी हम देखते हैं, बहुत सारे बड़े इश्यूज़ होते हैं। सो इसके लिए मनसूबाबंदी की जाती है, उन इश्यूज़ को हल कैसे करना है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर तरक्याती स्कीमों की बात कर लें, फिर आप फ़ज़ा की आलूदगी की। अब हम आपसे कि कभी एक स्पेसिफिक सीज़न में डिस्कस करते थे कि शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है, अब तो हर दफ़ा ही ये चीज़ें डिस्कस की जा रही होती हैं, क्योंकि अब पोल्यूशन इस कदर ज़्यादा हो गई है कि कोई एक स्पेसिफिक स्मॉग का सीज़न नहीं है। अक्सर ही आप शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। सो शहर की तज़ीन और आइश हो, बहुत सारी दीगर चीज़ें जो कि हम देखते हैं शहरी मनसूबाबंदी में आती हैं। सो इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए प्लानिंग कैसे की जा सकती है। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, टाउन प्लानर हैं खुर्रम फरीद साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सो उनसे जान लेते हैं कितना चैलेंजिंग और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं आबादी बढ़ती चली जा रही है, शहर फैलते चले जा रहे हैं, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती चली जा रही हैं। एक चैलेंज आपका जो है वो बढ़ता चला जा रहा है कि आपने शहर की सफाई सुथराई, फ़ज़ाई आलूदगी, शहर का फैलाव जिस तरह से हो रहा है, सब चीज़ों का ख्याल रखना है। कैसे देखते हैं आप इस चैलेंज को? मैडम, आजकल के दौर में जो शहर है हमारे, एक बड़ा कम्प्लेक्स फिनोमेना है। हमारे यहाँ लोग इसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन सिटी को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक आप उसके जो सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम डायग्नोस्टिक है, वो आप प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो उस हवाले से ये कि ये जो फिनोमेना है अर्बन प्लानिंग इज़ नॉट न्यू।
जो सब कॉन्टिनेंट है, इट हैज़ बीन क्वाइट लकी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें पहली प्लान्ड सेटलमेंट्स मिलती हैं वो हमें यहाँ पे मिलती है। हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन समहाउ हमारा जो फोकस है वो नहीं रहा अर्बन प्लानिंग के ऊपर। तो हमने अगर सिटीज़ को लिवेबल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी अर्बन प्लानिंग करें, मास्टर प्लान्स बनाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब मास्टर प्लान में तो ईच एंड एवरीथिंग ना, कि आपका पानी के मसाइल, शहर की खूबसूरती के मसाइल, सड़कों के मसाइल, मतलब आप बुनियादी ज़रूरतें जो है ना एक शहर को खूबसूरत बनाने में, फैसिलिटेट करने में, लोगों को वो सब कुछ आ जाता है जी। सो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन का फिनोमेना। जैसे आपने राइटली कहा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारा है, तो उसकी वजह से जो बड़े शहर हैं उनमें अर्बनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से अर्बन स्प्रॉल हो रहा है। और सिटीज़ के पास एडुकेट रिसोर्सेज नहीं है जो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सके, उन्हें स्कूलिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमने एड्रेस करना है तो हमें नॉट ओनली सिटी लेवल बल्कि हमें रीजनल लेवल पे, इवन प्रोविंस लेवल पे भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम अर्बनाइजेशन को रोक सकें। अगर लाहौर में 2 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमने ननकाना, शेखुपुरा, कसूर और गिरदोनवा बल्कि पूरे पंजाब से लोग जो यहाँ पे आते हैं उनको हमने कैसे उनके सिटीज़ में एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करनी है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। लाहौर के अराउंड 70% जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड थी वो हमने इनगल्फ कर ली है डेवलपमेंट की बात में। तो और फिर आज भी मैं जब आ रहा था स्टूडियो तो मेरी एक आर्टिकल पे नज़र पड़ी, तो पाकिस्तान में इस वक्त भी जो टॉप 10 सिटी दुनिया में मौजूद है उनमें पेशावर, लाहौर और कराची, दीज आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़। और क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, अब लंदन जैसे, न्यूयॉर्क जैसे शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनका जो फोकस है वो कार्बन फ्री एमिशन सिटी जो है ना वो उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन हम आज भी फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस बना रहे हैं और बेसिकली हमारा फोकस जो है वो ह्यूमन सेंटर्ड नहीं है, हम डेवलपमेंट सेंटर्ड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो हमने देखना है कि अब जो इशू आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें फिर सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है ना। हमारे इदारे चाहे LD है, वासा है, टीपा है, सबको बैठ के अपने अपने इश्यूज़ बताने हैं और फिर उन पर काम करना है। जी बिल्कुल, अर्बन प्लानिंग बेसिकली इट्स नॉट टॉप डाउन अप्रोच। हमारे यहाँ जो अप्रोचेज़ रही हैं कि एक ड्राइंग रूम में या कॉन्फ्रेंस रूम में एक प्लान बना है और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर आपने सिटी को शेप अप करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का पब्लिक परसेप्शन उसमें लेके आए। और पब्लिक परसेप्शन मुख्तलिफ लेवल पे एंगेजमेंट्स होती है। अगर आपने कोई सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं उस लेवल पे, फिर उसका डिज़ाइन है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन पे भी लोगों को आप एंगेज नहीं करेंगे, उनकी ओनरशिप नहीं आएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एट ऑल स्टेजेस लोगों को उसमें एंगेज करें और उनकी ओनरशिप लेके आए, तभी हम जाके अपने सिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ बुनियादी असूल बता दें। हम जो शहरी मनसूबाबंदी को लेकर कहते हैं कि जी बेहतर ये हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें मैडम हमारे यहाँ जो इशू आ रहा है ना वो ये है कि हम चूँकि एक नो डाउट हमारे सिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से, एट द सेम टाइम हमने देखना है कि हमारे जो इनर सिटीज़ हैं उसमें कितनी मज़ीद डेवलपमेंट हो सकती है। प्री पार्टीशन की अगर डेवलपमेंट हुई है और वो बिल्डिंग्स गिरने वाली हैं, और फिर बड़े शहरों में हमारी ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आ गई है, BRT है, ऑरेंज लाइन है, तो वहाँ पे हमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि लोग जो हैं वो कार डिपेंडेंसी उनकी कम से कम हो। हमें अगर शहरों में पार्किंग के मसाइल आ रहे हैं और गाड़ियों के मसाइल आ रहे हैं, तो हमने इंश्योर करना है कि लोगों को कैसे हम डिस्करेज कर सकते हैं कि गाड़ियों ना इस्तेमाल करें। और फिर ओवरऑल अवेयरनेस की ज़रूरत है स्कूल लेवल पे। बच्चों को प्राइमरी से हम अगर बच्चों को एजुकेट करेंगे कि हमने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है। वो वाटर कंजप्शन हमारी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है, लाइट की जो यूजेज है उसमें यूजेज इस तरह के हमारे जो अप्लांसेज हैं या हमारी ओवरऑल जो हम लाइट को कंज्यूम कर रहे होते हैं वो
एट पार नहीं है जो कि दुनिया में अभी एनर्जी एफिशिएंट अप्लांसेस और एनर्जी एफिशिएंट यूजेस की तरफ लेके गए हैं, तो हम वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी जो डिमांड है ओवरऑल वो ज़्यादा है। तो हमने बच्चों को और फिर जो हमारे टीवी प्रोग्राम्स हैं उसमें अभी तक हमारे लोगों को फैंसी किया जाता है कि अब लग्जरी लिविंग जो है ना उसकी तरफ लेके जाए। तो हमने कम्पैक्ट लिविंग और कम्युनिटी और कल्चर को कैसे बेहतर करना है उसके ऊपर हमें अपने ड्रामाज और प्रोग्राम उनको लेके जाना पड़ेगा, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि कैसे सिटी जैसे लाहौर है रिच है कल्चर के हवाले से। इसमें आपको मुग़ल आर्किटेक्चर है, इसमें कॉलोनियल पीरियड के इतने अच्छे चर्चेज हैं जो आपको यूरोप में नहीं मिलते। जी बिल्कुल। जो सिख पीरियड है रंजीत सिंह का, उससे रिलेटेड ऐसे गुरुद्वाराज हैं जो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलते। तो उस वाले से हमें यहाँ पे अपने हेरिटेज को भी देखना है और फिर बाकी कल्चर को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ों को हम थ्रू पब्लिक ही इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, उससे मिलजुल कर काम होगा। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए आपका? मैसेज ये कि आप अपने सिटी की ओनरशिप लें इन अ वे कि जैसे आप अपने घर के बारे में ख्याल करते हैं, तो आपने अपनी स्ट्रीट लेवल पे, अपने स्कूल लेवल पे, अपनी जैसे मस्जिद कमेटी होती है उसमें आप इंगेज होते हैं। तो इसी तरह आपने नेबरहुड लेवल पे अगर कोई चैलेंजेस हैं तो आप अगर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी है या टाउन कमेटी है या कंटोनमेंट है, तो आपने मिलजुल के अपने जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके साथ अपने सॉल्यूशंस को हल करें। और फिर एक जो चैलेंज है वो ये कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास भी कि वो आपकी स्ट्रीट लाइट हर दूसरे दिन ठीक कर सके। तो आपने खुद उसमें ओनरशिप जब लेते हैं तो आप उसको खराब ही नहीं होने देते। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, मिलजुल कर आपको ये काम करना होगा, तभी उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। हमारे पास चूंकि वक्त कम है, मुझे क्लोजिंग की तरफ चलना है। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।